Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is Management Information System Part 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो देखिए, जब भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को इंफॉर्मेशन या फिर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना लेंगे जिसके थ्रू हमारे जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको एक एफिशिएंट वे के अंदर डिलीवर किया जा सकेगा, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग तरह की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग रहेंगी. अब ये 5 एक्टिविटीज़ जो हैं ये मिल करके हमारा पार्ट बनती है किसका? मैनेजमेंट का. अब इन 5 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे. अब इंफॉर्मेशन जो है वो डिराइव की जाएगी फ्रॉम द डेटा. अब डेटा क्या है? डेटा इज जस्ट रॉ फैक्ट या फिर फिगर्स, इनको हम डेटा बोल देंगे. इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन को फैच आउट किया जाएगा. अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा इन वेरियस डिसीजन मेकिंग ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेसेस. अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इस मैनेजमेंट या फिर मैनेजरियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने जब इंफॉर्मेशन का यूज़ किया तो हम लोगों को क्या देखने को मिल गया? एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिल गया. सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इस इंफॉर्मेशन का यूज किया जा रहा है इन परफॉर्मिंग द मैनेजरियल फंक्शंस. अब हम लोग बात करते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ एमआईएस के बारे में. सो 5 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में. सो इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि इस एमआईएस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उसको लो लेवल, मिडल लेवल, इसके अलावा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ में जो है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाएगा. नेक्स्ट इज डेटाबेस. अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको लिंक करने का काम कर रहे हैं ये डेटाबेस. डेटाबेस क्या है? जहाँ पे जो डेटा है अलग अलग रिसोर्सिस से जो डेटा को फैच किया गया है उस डेटा को इन डेटाबेसिस के अंदर ही स्टोर किया जाता है. अब ये जो इंफॉर्मेशन है जिसको लिंक करने का काम किया इस डेटाबेस ने, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा बाय द यूजर, और वो एक्सेस किसके थ्रू कर पाएगा? विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक यूजर है जो कि बैंक के द्वारा बनाई गई एक ऐप को यूज कर रहा है फॉर अवेलिंग एफडी या फिर और किसी तरह का आप सेविंग्स अकाउंट कर लीजिए, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए इस ऐप का यूज़ कर रहा है, तो ये ऐप यहाँ पे क्या हो गई? इंटरफेस का काम कर रही है यहाँ पे ऐप. अब नेक्स्ट अगर एलिमेंट की बात की जाए, सो नेक्स्ट एलिमेंट इज एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट इटसेल्फ. मतलब जो ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ से डेटाबेस के थ्रू डिराइव की, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा फॉर द मैनेजमेंट पर्पस. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग सपोर्ट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. डिसीजन मेकिंग सपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस एमआईएस. अब ये जो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट है इसमें कैसे हेल्प कर रहा है? सपोज कीजिए कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर है जिसका क्रेडिट स्कोर 300 आ रहा है. अब अगर उसका क्रेडिट स्कोर 300 आ रहा है, इट इज़ नॉट अ गुड क्रेडिट स्कोर. सो इसी बेसिस के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पॉपअप चला जाएगा कि भाई आप लोगों ने इस कस्टमर को किसी भी हाल में किसी भी तरह का कोई लोन वगैरह जो है वो ऑफर नहीं करना है. तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करने का काम कर रहा है हमारा एमआईएस. सो ये हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की. नेक्स्ट इज रोल ऑफ एमआईएस इन डिसीजन मेकिंग. अब देखिए, जब भी किसी मैनेजरियल एक्टिविटी को टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, सो वो भले ही चाहे एक स्मॉल लेवल पे चाहे एक लार्ज लेवल के ऊपर एक एमआईएस की तरह काम करेगा. सो एमआईएस जो है वो रेंज करता है फ्रॉम अ सिंपल एक्सेल शीट जहाँ पे कस्टमर्स का जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है उसको रखा जाता है कि कस्टमर की इनकम कितनी है, उसकी एज कितनी है, उसके ऊपर किस किस तरह के लोन्स उसने बैंक से अवेल किए हुए हैं. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल शीट्स के अंदर रखी जाएगी जिसके बेस पे कस्टमर्स की नीड को एक्सेस करते हुए फ्यूचर में उसको प्रोडक्ट्स वगैरह ऑफर किए जाएंगे. सो डिसीजन मेकिंग में क्या रोल निभाता है हमारा एमआईएस, इसके बारे में बात करते हैं. सो एमआईएस के द्वारा रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज टू द कस्टमर इटसेल्फ. इसके अलावा सिस्टमेटिक टूल्स प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग करने में जो है वो हेल्प हो जाती है. इसके अलावा मैनेजरियल गाइडलाइंस को पहुंचाने का काम करता है टू द एम्प्लॉयज़ या फिर ब्रांच कस्टमर्स. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, इसको 4.5 रखना है. लेट अस सपोज कि 4.5% जो है दैट शुड बी द CRR. अब अगर जैसे ये CRR 4.5% से नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली एक अपडेट चला जाएगा बैंक्स के पास कि भाई आप लोगों का CRR जो है वो बिलो द
ऑप्टिमम लेवल जा रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इज रियल टाइम अपडेट ड्यूरिंग क्राइसिस। अब हम लोगों ने देखा जैसे कोविड-19 के टाइम पे जब इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी स्लो डाउन महसूस कर रही थी, तो उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि बैंक्स के द्वारा मॉरेटोरियम ऑफर किया गया टू इट्स कस्टमर्स, कि भाई रीपेमेंट करने के लिए एक टाइम पीरियड ऑफर किया गया कि भाई आप इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आप लोग इस तरह के इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहे हैं, सो अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए किसी भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह उस पीरियड के अंदर इनकर नहीं किया जाएगा बाय द बैंक्स। तो इस तरह की अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट्स जो है क्राइसिस के टाइम पे एमआईएस के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं कस्टमर को। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। अब डे टू डे ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म किए जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको ट्रैक किया जा सकता है, और अगर उनमें कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एमआईएस। अगर ओवरऑल हम बात करें, अगर इसका हम क्रक्स निकालें कि एमआईएस का क्या रोल रहता है, सो इट एनहांसेस द डिसीजन क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। नेक्स्ट इज, जब भी आप लोग एक एमआईएस को डिजाइन करेंगे बैंक के लिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स को आप लोगों को कंसिडरेशन में रखना है। कस्टमर डेटाबेस, जहाँ पे एक कस्टमर की होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कलेक्ट करनी रहती है, कौन उसके अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट, अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो हु इज़ द ऑपरेटर ऑफ दैट अकाउंट, किस किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो एक कस्टमर के द्वारा अवेल की जा रही हैं, कौन कौन किस, क्या उसकी एफडी चल रही है बैंक में, क्या उसने कोई लोन वगैरह अवेल किया हुआ है या फिर म्यूचुअल फंड्स को एक्सेस किया हुआ है। इसके अलावा कस्टमर सेगमेंटेशन, अब कस्टमर्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम, एज या फिर नीड्स को देखते हुए उनको कस्टमर्स को सेगमेंट करना, ये सारा भी हमारा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टमर डेटाबेस। सो दिस नीड टू बी टेकन इन माइंड जब भी आप लोग एक एमआईएस को डिजाइन कर रहे होंगे एक बैंक के लिए। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका अकाउंट जो है वो नॉन मूविंग अकाउंट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नॉन मूविंग का मतलब है इनऑपरेटिव, काफ़ी लंबे टाइम से ऑपरेट नहीं किया गया है। कुछ ऐसे अकाउंट्स जिनमें हर टाइम 50,000 अमाउंट रह रहा है, और कुछ ऐसे अकाउंट्स जिनके अंदर एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है कस्टमर्स के द्वारा, तो उस केस में कस्टमर्स को रिमाइंडर सेंड करना, और अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट्स के अंदर तो उनको भी रिमाइंडर सेंड करना। सो ये पार्ट बनेंगे हमारे सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट इज सर्विसेज फॉर बिजनेस प्रमोशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इस एमआईएस के थ्रू कलेक्ट की, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर अलग अलग तरह के लोन्स दिए जाने के लिए, म्यूचुअल फंड्स ऑफर करने के लिए, और अगर किसी तरह की कोई बैड डेट्स हैं तो उनको भी रिड्यूस करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या है, वही चीज़ सीआरआर और एसएलआर जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया कि सपोज सीआरआर जो है वो 4.5% रखनी है, जैसे ये डिप होगी 4.5% से तो ऑटोमेटिकली एक अपडेट चला जाएगा कस्टमर्स ये बैंक्स के पास कि आप लोगों की सीआरआर जो है वो ऑप्टिमम लेवल से डिक्रीज कर चुकी है। इसके अलावा अलग अलग तरह की लीगल नीड्स के रिगार्डिंग भी डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेड। अब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है कि जो बैंक का एम्प्लॉई है या फिर जो बैंक के स्टाफ हैं उनके रिगार्डिंग फीडबैक ऑन इंटरनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द बैंक एम्प्लॉयज़। अब बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा जो सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उन सर्विसेज के रिगार्डिंग एक रेगुलर वे में फीडबैक लेते रहना, और अगर किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस आ रही है, कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग फिर काम करना, मतलब अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाने का काम किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेड। सो ये हम लोगों ने फैक्टर्स देखे दैट नीड टू बी कंसिडर्ड जब भी एक एमआईएस को डेवलप किया जाएगा फॉर अ बैंक इटसेल्फ। Now try to answer out this question. Which of the following are not among the main elements of MIS? Your options are database, interface, large language models and decision making support. So try to answer out this question in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था which of the following statements regarding recovery mechanism are incorrect? Your options are DRTs can only be approached if the value of default is more than 20 lakhs. For applications of SARFAESI Act, outstanding amount against the NPA backed by security should be less than rupees 1 lakh. For utilizing the services of Lok Adalat, the dues on an account should not exceed rupees 20 lakh. Your options were 1 only, 2 only, 1 and 2 only, या फिर 2 and 3 only. So the right answer for this question will be option B, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट आप लोगों से स्टेटमेंट पूछी गई है. So that is all for today's discussion. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. जय हिंद.